आज हम SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में बात करेंगे। ये कैसे यूज होता है और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है वो भी समझेंगे। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ये म्यूचुअल फंड्स में एक, जैसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसी तरह की एक फैसिलिटी है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP, ये फैसिलिटी आप हर महीने जब निवेश करते हैं उसके लिए है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसा हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में वापस चाहिए तो कैसे कर सकते हैं? उसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP। यानी आपने म्यूचुअल फंड में एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर महीने एक पर्टिकुलर तारीख को इतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इसे हम प्रॉपर एग्जाम्पल से समझेंगे, जहाँ पे मैंने एक फंड का, मैं उस फंड का नाम नहीं लूँगा, बट उस एक फंड का मैंने 2010 से टिल जनवरी 2024 का ऑलमोस्ट 14 इयर्स का डेटा निकाला है। उसका एवरेज रिटर्न 12% रहा है। और ये फंड मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि कुछ फंड्स में इससे ज़्यादा रिटर्न्स बना है, कुछ फंड्स में इससे कम रिटर्न्स बना है। तो एवरेज आउट के लिए मैंने सिर्फ एक ये फंड का एग्जांपल लिया है, जहाँ पे मैंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया है और हर महीने मैंने 50,000 रुपीज़ का विड्रॉवल लिया है। अब मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, जिन लोगों ने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेके रखी है फॉर रेंटल इनकम, जैसे कुछ रिटायरीज है या जो लोग एक घर छोड़ के दूसरे घर में रहने गए हैं और उस घर को रेंट पे दे दिया है, ये समझ के कि चलो वो घर मेरा पहला घर था, वो आज मेरे पास है, उसमें से मैं रेंटल इनकम कमाऊंगा। या किसी ने नया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट लिया है जिसमें से वो रेंटल इनकम जनरेट करने का सोच रहे हैं। रियल एस्टेट में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं जब आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लेते हैं, और रेंटल इनकम्स भी आपको रेसिडेंशियल से ज़्यादा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में मिलती है। उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो म्यूचुअल फंड SWP सॉल्व कर देती है। ड्रॉबैक्स जैसे कि रियल एस्टेट इलिक्विड एसेट है, आप 1 रुपया एक्स्ट्रा उसमें से निकाल नहीं सकते। दूसरा, वो इमीडिएट सेल ऑफ नहीं होता। तीसरा, इसका जो रेंटल इनकम है वो पूरा आपके टैक्स ब्रैकेट में ऐड हो जाता है। मान लीजिए आप 5%, 20%, 30%, आई डोंट नो, जो भी ब्रैकेट में है उसमें वो इनकम ऐड हो जाता है, तो वो फुल्ली टैक्स्ड हो जाता है। अब जब आप म्यूचुअल फंड से SWP करते हैं, और इसमें भी मैं आपको कोई स्मॉल कैप या मिड कैप फंड नहीं दिखा रहा हूँ जिसमें एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स मिले हैं। यूजुअली SWP हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड से करना चाहिए। इस एग्जांपल में मैंने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड लिया है जिसमें एक एवरेज 12% का ओवरऑल रिटर्न मिला है, विच इंक्लूड्स योर विड्रॉल्स। सो जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा 2 इंटेंशन होता है। पहला इंटेंशन होता है रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स। दूसरा इंटेंशन होता है उस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन। ये दोनों ही पॉसिबल है आपको म्यूचुअल फंड्स में थ्रू SWP। इसे और बेहतर समझने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है। अब ये जो कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है वो एक हाइब्रिड कैटेगरी है। आइडियली SWP हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी ऑफ फंड से ही लेना चाहिए। काफी लोग मिड एंड स्मॉल कैप्स का एग्जांपल लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिला है, बट आपको ये याद रखना है उसमें वोलेटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में ये फैसिलिटी देते भी नहीं है कि आप SWP कर सके। तो SWP सबसे बेहतर और लेस वोलेटिलिटी के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड से करनी चाहिए। मैंने जिस एग्जांपल को लिया है वो एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का है, और मैंने एक ही हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है। क्यों? क्योंकि कुछ फंड्स ने इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है सेम पीरियड में,
और कुछ फंड्स ने इससे थोड़ा सा कम रिटर्न्स दिया है। तो एवरेज आउट के लिए मैंने सिर्फ एक ही फंड को चूज किया है और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी इजी हो जाएगी। तो आइए हम समझते हैं कि ये फंड आपको कैसे विद एक्चुअल पास्ट डेटा फ्रॉम 2010 टिल 2024 जनवरी ये कैसे आपको इनकम देता है और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आइए हम पहले ये समझते हैं कि ये फंड में अगर किसी ने 2 मार्च 2010 को 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया हो, इस कैलकुलेशन में मैंने एक्चुअल डेटा लिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे NAV दिखेगी, 2 मार्च की NAV है, कितने यूनिट्स परचेज हुए, कितना आपने इन्वेस्ट किया, उसका करंट वैल्यू क्या है। अब 2 मार्च को जब किसी ने इन्वेस्ट किया, उन्होंने अगर इस म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर 25th को मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज विड्रॉ होके आ जाना चाहिए। 50,000 मंथली यानी साल के हो गए 6 लाख, यानी आपका यील्ड हो गया 6% ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसी महीने की 25 तारीख को वो रेंट पे चढ़ गई और आपको 50,000 रुपया का रेंट मिल रहा है। ओके, सो जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं साइकोलॉजिकली हमें उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हम हर साल नहीं गिनते, यानी हम हर साल ये नहीं देखते कि कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको उसकी करंट वैल्यू हर दिन दिखेगी, हर साल दिखेगी। सिर्फ यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग लंबे समय तक इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। जबकि प्रॉपर्टी में हम उसकी करंट वैल्यू या कैपिटल एप्रिसिएशन जब हम सीधा 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद देखते हैं तो हमें लगता है कि ऑफ कोर्स इसमें तो एप्रिसिएशन ही हुआ है, डेप्रिशिएट कभी हुआ ही नहीं है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपको करंट वैल्यू हमेशा दिखती है, मार्केट का उतार चढ़ाव आपको न्यूज़ पे दिखता है, सब जगह बातें होती है, तो आप डर जाते हैं। ये एक्चुअल फिगर्स के साथ जो एग्जांपल लिया है, ये आप ऐसा समझिए कि ऑलमोस्ट 14 इयर्स तक इस व्यक्ति ने पैसा नहीं निकाला है, सिर्फ हर महीने का विड्रॉवल लिया है ऑफ 50,000। सो फ्रॉम 25th मार्च आपका विड्रॉवल्स ऑफ 50,000 रुपीज स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने 2010 और 25th डेट इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपको याद हो तो 10 साल बाद, यानी यहां से 10 साल बाद 25th मार्च 2020 को कोरोना की वजह से मार्केट में एक बड़ा सा फॉल आया था। ये एग्जाम्पल इसलिए इस तरह से लिया गया है ताकि 10 साल बाद भी अगर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल ना लूं और कोई और सिनेरियो दिखाऊं जहां पे मार्केट हमेशा से बहुत अच्छा चला है और ऐसा कोई बड़ा सा मार्केट फॉल उस वक्त नहीं आया है, तो इसका रिटर्न्स आपको उससे ज़्यादा दिखेगा। बट मैंने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए लिया है कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि अगर 10 साल बाद भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है तो मेरे पैसों का क्या होगा। अब यहाँ पे हम हर महीने का 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं और राइट साइड में आप देखेंगे तो मैंने गेन अमाउंट और टैक्स अमाउंट भी गिना है। अब आपको याद होगा टिल 2018 इक्विटी पे टैक्सेशन नहीं था, कैपिटल गेन्स टैक्स जो हम बोलते हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं था। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पर जो टैक्सेशन लगता है वो इक्विटी का ही लगता है, यानी 1 साल के नीचे अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकाल देता हूं तो मुझे 15% टैक्स लगेगा ऑन माय गेन अमाउंट, और 1 साल के ऊपर जब मैं निकालता हूं तो 1 लाख गेन अमाउंट छोड़ के ऊपर के अमाउंट पर मुझे 10% का टैक्स लगेगा। अब इस पीरियड में 2010 टू 2018 टैक्सेशन नहीं था, मैंने फिर भी आज के हिसाब से टैक्स रेट्स लगाए हैं, यानी 31 मार्च
10 को जो एंड होता है फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे जो कैपिटल गेन आया है उस पे मैंने 15% का टैक्स पकड़ा है। ओके, और फिर एवरी ईयर जब तक 1 लाख गेन के ऊपर नहीं जा रही अमाउंट, वहां पे मैंने टैक्स 0 पकड़ा है। और आगे जहां पे भी 1 लाख के ऊपर गेन अमाउंट जा रही है, वहां पे 1 लाख डिडक्ट करके मैंने 10% का टैक्स लिया है। फेयर इनफ। अब मान लीजिए मैंने रेगुलरली 50,000 रुपीज हर महीने लिया। ये करने का प्रोस क्या क्या है, यानी क्या अच्छा है इसमें? पहला, ये अमाउंट रेगुलरली मेरे अकाउंट में आते रहेगा। मुझे ना इस पे कोई मेंटेनेंस भरना है, ना उस प्रॉपर्टी का कोई मेंटेनेंस करना है। यानी एक आदमी जब छोड़ के जाता है और दूसरा पर्सन जब रेंट पे आपकी जगह लेता है, तब आपको उसको पेंट करके देना पड़ता है, कुछ वेयर एंड टेयर होता है, कुछ रिपेयर्स होते हैं, वो सारे करने रहते हैं। उसमें भी आपका कॉस्ट जाता है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। प्लस ये थोड़ा सा और टैक्स एफिशिएंट है। 10 इयर्स बाद जो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुआ है, उसमें से मैं एक एक्स्ट्रा रुपीज भी निकालना चाहूँ तो मैं इसमें से निकाल सकता हूँ। यानी ये पूरा का पूरा लिक्विड है। तो अब हम सीधा आ जाते हैं 10 इयर्स पे, यानी 25 मार्च 2020, जहाँ तक 10 साल पूरे हो चुके हैं और उसके ऊपर मैंने एक और इंस्टॉलमेंट लिया है, यानी 60,50,000 रुपीज मैंने पिछले 10 साल और 1 महीने में निकाल चुका हूं मैं। 25 मार्च को आपको याद होगा कि मार्केट बहुत जोर से गिरा था। अब उस दिन मेरे 1 करोड़ की वैल्यू क्या है? अगर आप यहां देखेंगे कि 25 फरवरी को जब मेरा 50,000 विड्रॉ हुआ, उस दिन उसकी वैल्यू थी 1 करोड़ 98 लाख। यानी 60 लाख निकालने के बाद भी मेरा 1 करोड़ 1 करोड़ 98 लाख है। और मार्केट गिरने पर भी 60 लाख 50,000 निकालने के बाद भी मेरे 1 करोड़ की वैल्यू इज 1 करोड़ 52 लाख। मार्केट गिरने के बाद भी मैं प्रॉफिट में हूं, क्योंकि मुझे 10 साल हो चुके हैं। ऑफकोर्स ये शायद नज़दीक होता तो मुझे इफेक्ट बड़ा दिखता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा पीछे जाते हैं वापस। अगर इस पीरियड में आप देखेंगे तो मेरा 1 करोड़ हैज बिकम, लेट्स से यहाँ पे 85 माई 1 करोड़ हैज बिकम 85 lakhs। अब ये पीरियड है मई 2012, यानी 2 साल बाद इतने पैसे निकालने का, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख या 13 लाख निकालने के बाद भी मेरा करंट वैल्यू नेगेटिव में है। ये आपको डराएगा, इससे आपको डर लगेगा, लेकिन पेशेंस इज द की। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी 20 इयर्स 25 इयर्स बेचते नहीं हैं और उसमें से रेंट लेते रहते हैं, उसी तरह अगर आप इसे भी लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखेंगे तो क्या होता है मैं आपको अब दिखाता हूं। मान लीजिए 2020 का झटका आपने सह लिया और 1 करोड़ 52 लाख को आपने रिडीम नहीं किया। आपने सिर्फ आपका 50,000 हर महीने का जो चल रहा है उसे चलने दिया और उसे जनवरी 25 जनवरी 2024 को भी आपका 50,000 विड्रॉ हुआ। अब ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो चुके हैं। आपका 1 करोड़ में से 83,50,000 हर महीने के हिसाब से विड्रॉ हो चुका है। आज भी आपकी 1 करोड़ की वैल्यू इज 2 करोड़ 90 लाख। एंड अगर पूरे 14 इयर्स का टैक्स हर साल का मैं गिनूंगा तो भी क्यूमुलेटिव टैक्स अमाउंट होता है 2,85,000। 83,50,000 की इनकम पर पूरे 14 इयर्स में मैंने सिर्फ 2,85,000 का टैक्स भरा है। Isn't it tax efficient? Of course it is. प्लस ये 2 करोड़ 90 लाख पूरा का पूरा लिक्विड है। अब यहां से मार्केट कितना भी नीचे गिरेगा, आप ही गेस कर सकते हैं ये वैल्यू 290 की और कितनी नीचे जाएगी। तो आप एक बार 10 से 12 साल इसमें क्रॉस कर लेंगे, रेगुलरली इनकम लेते जाएंगे,
और इसे रिडीम नहीं करेंगे तो ये आपको अच्छे से अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन विथ रेगुलर इनकम एंड दैट टू टैक्स एफिशिएंट देगी। एक और बात आप याद रख सकते हैं कि ये 50,000 का विड्रॉल मैं आज भी ले रहा हूं, लेकिन इन्फ्लेशन से मान लीजिए आज मेरे खर्चे 1 लाख रुपए हो गए हर महीने के, तो मैं इस विड्रॉल को चेंज करके 1 लाख रुपीस पर मंथ भी ले सकता हूं। तो 290 में से 1 लाख पर मंथ भी निकालूंगा फिर भी मेरा अप्रिसिएशन अच्छे से होते रहेगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपको इजीली समझा हो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।